बीजेपी ने अपने 2 एजेंडे को पूरा कर दिया है और अब बारी तीसरे की है, यानी राम मंदिर निर्माण, धारा 370 खत्म करने के बाद अब सुई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अटक गई है। लेकिन उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी ने समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी गठित करने का दांव चल दिया। लेकिन सियासी चौसर के इस खेल में बीजेपी के दांव पर विपक्ष आग बबूला है। केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक, ओवैसी से लेकर मुस्लिम धर्म गुरु तक सभी बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी को शायद ये लग रहा होगा कि कार्ड उत्तराखंड चुनाव के वक्त चल गया, वो गुजरात में भी चल सकता है। आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक समान कानून का हक मिले, देश में लागू कर देंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। गुजरात में समान नागरिक संहिता की तैयारी शुरू हुई तो चुनावी जंग धर्म वाली लड़ाई पर आकर टिक गई। कोई समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी के ऐलान को चुनावी शगुफा बता रहा है, तो कोई इसे हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने वाली राजनीति बता रहा है। किसी को इसमें बीजेपी का सियासी एजेंडा नजर आ रहा है, तो कोई इस ऐलान के बाद उत्तराखंड चुनावों की याद दिला रहा है। उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई, उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते, देश में लागू कर दें ये। लेकिन बीजेपी पर हमलों और तमाम सवालों के बावजूद ये बात तो साफ है कि गुजरात में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी ने उस मुद्दे को चुनाव के केंद्र में ला दिया है जिसके सामने दूसरे दलों के बड़े बड़े दावों और वादों का दम फूल सकता है। यही वजह है कि विरोधी इस ऐलान पर सवाल उठा रहे हैं, समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं। आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है। भाजपा केवल हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ इनको पिछले 30-35 साल में गुजरात में बात करेंगे विकास की, लेकिन आखिरी 2-3 में हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। समाज के सभी वर्गों को एक समान कानून का हक मिले, ये प्रयासों से मुख्यमंत्री जी ने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई है, ये गठन किया है। मेरा ये मानना है कि सबको साथ में मिलकर इसमें मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देना चाहिए। गुजरात सरकार ने उत्तराखंड और हिमाचल की तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी को हरी झंडी दे दी है। कमेटी सिर्फ ये तय करेगी कि कानून कैसे लागू किया जाए। हमारा बोलना यही है कि गुजरात में ट्राइबल लोग हैं, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसको। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोटेक्शन दिया है, ट्राइबल लोगों के कल्चर को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उनको। कैसा करेंगे आप? छोटू भाई वसावा राजी हो जाएंगे क्या? जो ट्राइबल लोग, जो दूसरे बीजेपी में जो ट्राइबल लोग हैं, वो राजी हो जाएंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को? जाहिर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी के विरोधी हिंदुत्व वाले एजेंडे से जोड़ते हैं। यही वजह है कि AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने इस ऐलान को चुनावी फायदे से जुड़ा बताया, बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, भाजपा की पुरानी ये आदत है और कि जब कभी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं है, ये तो उनका एक तो एक्सपेक्टेड था कि और करेंगे, और बहुत सी चीजें करेंगे। मामला गुजरात का है, समान नागरिक संहिता का है, लेकिन इसकी गूंज अहमदाबाद से दिल्ली तक पहुंच गई है। मुस्लिम धर्मगुरु संविधान के खिलाफ बताने लगे, धर्मनिरपेक्षता का हवाला देने लगे। आप ये देखिए, अभी उत्तराखंड में जब इलेक्शन आया तो वहाँ के कैबिनेट ने कहा कि साहब हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। अभी गुजरात में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी कोड हो गया है? और लोगों को चाहिए कि सरकारों को चाहिए कि देश की और प्रदेश की जो मेन फाउंडेशन है उस पे तवज्जो देना चाहिए। कॉमन सिविल कोड या एक देश का एक कानून, ये देश के सभी लोगों के लिए है। दुनिया के सारे देशों के अंदर एक ही कानून है, कहीं 2 कानून नहीं है। यहाँ पर जो पर्सनल लॉ और इस तरीके से जो मुसलमानों ने जो है अलग अपना
एक ईंट की मस्जिद अलग बनाने की कोशिश की है। ये मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोगों ने 40 सालों में मुसलमानों को सिर्फ बहकाया है। ऐसे वक्त में ये ऐतिहासिक फैसला लेने का मकसद क्या है? असल में यूसीसी पर काम करना है या असल में यूसीसी के नाम से अपने स्वार्थ सिद्धि का काम करना है? अगले हफ्ते गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले हर कोई अपना जोर लगा रहा है। समान नागरिक संहिता वाला दांव अब गुजरात चुनाव में नया रंग ला रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, सौरभ वक्तानिया और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो मेहमानों से परिचय आपका करा देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुजाता पॉल कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए, अकील खान प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के इस वक्त हैं, जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। अश्विनी उपाध्याय होंगे जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और डॉक्टर अब्दुल मनन जो कि प्रवक्ता है AIMIM के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। और ये तीन बड़ी पार्टी, मैं तो चाह रही थी आम आदमी पार्टी भी जैसे जुड़े, जरा बताइएगा। शुरुआत सुधांशु जी आपसे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं चर्चा को पूरी तरीके से ओपन करूं उससे पहले जरा मैं समझ लेना चाहती हूं, बस 30-30 सेकंड में। आप सबसे ये गुजारिश है कि अपनी पूरी बात आपको रखने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं 30 सेकंड में जरा पार्टियों का रुख समझना चाहती हूं। कांग्रेस में सबसे पहले सुजाता जी, क्योंकि बीजेपी ने तो ये साफ किया कि वो लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस का क्या कहना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? मैम इस पर क्यों बनना, किसी आरोप प्रत्यारोप पर नहीं, आपकी अपनी मतलब पार्टी की राय। अर्पिता जी, मुझे आपकी आवाज ठीक प्रकार से नहीं आई, मगर फिर भी मैं शुरुआत करती हूँ इस बात को कहकर कि ये मात्र एक ढकोसला है। हमारे संविधान में ये कहा गया है कि एक समय ऐसा आना चाहिए जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 27 साल से गुजरात में है और 8 साल से भी ज्यादा हो गए केंद्र में, ये अब तक इसे नहीं लेके आ पाई। और अब देखिए इनकी परिस्थिति, इनकी मजबूरियां बहुत सारी है। पहले बलात्कारियों को इनको छोड़ना पड़ा, फिर भूपेंद्र पाटिल जी को किस तरह से भगाया गया प्रधानमंत्री जी की फ्लीट से। उसके पहले एक और तस्वीर मुझे याद है जब पूरी की पूरी कैबिनेट उड़ाई गई, फिर आप मतलब वो ओपन डिबेट में चली गई। मैं 30 सेकंड में जरा केवल समझना चाह रही थी, आपने जिसका जिक्र करा, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 जिसका आप जिक्र कर रही हैं, नीति निर्देशक तत्व के तहत ये उम्मीद जताई थी कि भविष्य में ऐसा किया जाए। केंद्र में तो आप भी रही, राज्य में सरकार आपकी भी है, आपकी ऐसी मंशा है, आपके विचार, कांग्रेस क्या सोचती है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, अब इस पर हम ओपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल एक रुख समझना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैम देखिए, एक समय आना चाहिए जब सारे लोग पढ़े लिखे हो और एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो, यानी वो समय अभी आया नहीं है। आपको मैम क्या लगता है कितने सालों में या कितने दशकों में वो समय आपको लगता है आ जाएगा देश के लिए? भारतीय जनता पार्टी तो हमें 1947 तक ले गई है, इसलिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जब ये हटाए जाएंगे, ताकि लोगों को हम शिक्षा दे और इतना मजबूत कर दे कि उनको त्राही नहीं करनी पड़े, पेट के लिए, अपने भूख के लिए दर की ठोकरें ना खानी पड़े। उस वक्त आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं, विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति बंटवारा, इन सब में मैम कहां से आपने मतलब समान करने की बात हो रही है? आपने जिसका जिक्र किया कि बहुत वक्त लगेगा, क्यों वक्त लगेगा? अर्पिता जी, मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड में अगर देख लीजिए तो चुनाव के पहले कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद बनाई गई। यहाँ पर स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि अब कहा जा रहा है कि हम कमेटी बना रहे हैं, लेकिन कमेटी को जितने हमारे मैम जब चर्चा ओपन करेंगे ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पे, यानी आपका रुख ये है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अभी समय नहीं आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, लेकिन आप उसके साथ हैं, है ना मैम? कांग्रेस है उसके साथ, आना चाहिए लेकिन सही वक्त पर आना चाहिए, ठीक है। और आपने वक्त कितना लगेगा वो आपने नहीं बताया। खैर, डॉक्टर अब्दुल मनन, आप जरा बताइए, ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 25, जिसमें जो है फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है हमारे संविधान में, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। और जहां तक इसका मामला है, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह लगाने की कोशिश नहीं कर रही है भाजपा सिर्फ डर गई है। केजरीवाल ने जो लक्ष्मी और जाने किसका फोटो गणेश जी, आपकी पार्टी का रुख तो स्पष्ट है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहिए, इसको बोल दीजिए एक बार, फिर मैं चर्चा ओपन करूं। तो बोल तो दिया कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, जिसमें फंडामेंटल राइट की बात की जाए। हाँ, और जब अनुच्छेद 44 की बात है जिसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व के तहत
भविष्य में ऐसा किया जाएगा, जो परिवर्तन या बदलाव की जरूरत महसूस होगी वो किया जाएगा। अगर ये महसूस कर रही है बीजेपी तो क्यों गलत लग रहा है? अरे बीजेपी अगर मनुस्मृति लागू करेगी तो उसको मान लिया जाएगा क्या पूरे देश में? वो कौन सा, पहले तो मसौदा लोगों को बुला के बिठाए ना, मसौदा तय करें कि कौन कौन से कानून लागू करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में नायस जो होते हैं अपने भांजी से शादी कर सकते हैं। गोवा में आप बीफ अलाउ किए हुए हो खाने के लिए, गोवा में 28 साल तक अगर कोई औरत जो है मेल चाइल्ड नहीं पैदा करता तो हिंदू मर्द शादी कर सकता है। पहाड़ों पर पॉलीएंड्री है, पॉलीगैमी है। ठीक है, यानी वो ड्राफ्ट तैयार करने की आप बात कर रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, क्योंकि जब उत्तराखंड में चुनाव थे, आ रही हूँ सर, अभी जब चर्चा ओपन करेंगे पूरा मौका दूंगी मैं। उत्तराखंड में जब चुनाव थे उससे पहले कमेटी बना, सर जरा बताते चलिएगा कि उस कमेटी का हुआ क्या? क्या सिर्फ चुनाव के वक्त ऐसी कमेटी आती है? गुजरात में चुनाव है तो चलिए यहाँ पर भी कमेटी ले आते हैं। क्या इसी एजेंडे पर है या वाकई कुछ करने के लिए, ठोस करने के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? अर्पिता जी, हम लोगों पे तो आरोप ही यही कि हम अपना एजेंडा लागू करने की बात करते हैं। हमारे एजेंडा में ये 71 साल से है, जब हमारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी उस जमाने से है, और जब जब हमने मौका पाया है अपने एजेंडा पे उत्तरोत्तर बढ़े हैं। मैं अपने दोनों प्रमुख राजनीतिक विरोधियों से पूछता हूं चुनौती के साथ, हमारा कोई एक वैचारिक मुद्दा बताइए जिसपे हमने यू टर्न लिया हो 71 साल में। इन लोगों की तरह नहीं, एक समय मस्जिद के साथ थे फिर मंदिर के साथ हो गए, या केजरीवाल जी एक समय स्वास्तिक पे झाड़ू फिरा रहे थे, एक समय जो है नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश आने लगे। इस कारण से एक ही लाइन में कहना चाहता हूं, विषय राजनीति का नहीं, राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का है। ये जो अब बार बार चोले बदलते हैं ना, इसी कारण से आम जनता में आपने कहा कि ये आपके एजेंडे में तब से है जब से आप सरकार में नहीं थे। सुधांशु जी, मुद्दा है, आपने कहा ये आपके एजेंडे में तब से है जब तक से आप सरकार में नहीं थे। 2014 के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है, लेकिन 2014 के बाद तो सत्ता थी ना, फिर क्यों हर समय चुनाव के वक्त आपकी टाइमिंग को लेकर हर बार सवाल उठते हैं? अब गुजरात में कमेटी की बात कर दी। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, हमारा एक घोषणा पत्र बताइए जिसमें इसका उल्लेख ना हो। हमने मौका आने पे सब किया है। ये ट्रिपल तलाक क्या था? ये महरम खत्म करना क्या था? ये धीरे धीरे उस तरफ था ना। ऐसे ही तो 2019 से पहले कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी आ गई ना। तो जैसे जैसे हमें उत्तरोत्तर शक्ति और व्यवस्था होती जाती है उस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा मंतव्य तो स्पष्ट है, इन लोगों का तो स्टैंड ही बदलता रहता है, जहां जैसा मौका देखा उसके अनुसार बदलने लगे। हमारे में कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी रेस्टोर की है, इन्होंने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है। ठीक है, स्विच अश्विनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी उपाध्याय जी, जरा इसको समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इसमें टेक्निकल चीजें जो समझ नहीं आती, जो जहां कोई दिक्कत हो सकती, क्योंकि केंद्रीय कानून तो बहुत हैं, उनके रहते राज्यों का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना कितना प्रभावी होगा सर? देखिए, पहली बात तो ये कि समान नागरिक संहिता पे 23 नवंबर 1948 को बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है, और संविधान सभा में 300 विद्वान लोग थे। रफी अहमद किदवई थे, मौलाना कलाम थे, नेहरू साहब थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 300 विद्वान ने मिलकर तय किया कि भारत संविधान से चलेगा। संविधान का मतलब होता है समान विधान, समान विधान का मतलब समान दंड विधान, समान टैक्स विधान, समान नागरिक विधान। हमारे देश में 1 नेशन 1 टैक्स हो गया, 1 नेशन 1 पिनल कोड हो गया, 1 नेशन 1 लेबर कोड हो गया। अनफॉर्चुनेटली इस पे पिछले 75 साल में गंभीरता के साथ काम नहीं हुआ। अब कम से कम काम हो रहा है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। नहीं, बात कमेटी बना देना सर, आपको लग रहा है इस काम की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? पर्सनल लॉ, स्वाभाविक सी बात है, आपको अगर कोई घर बनाना तो पहले आपको नींव की पहली ईंट तो रखना पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे लगता है नींव की पहली ईंट रखी गई है। तो मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ ये नदी के दो किनारे होते हैं। जो देश सेकुलर होता है वहां पर्सनल लॉ नहीं होता, जहां पर्सनल लॉ होता है वो देश सेकुलर नहीं होता। हम कहते हैं इस देश को सेकुलर लॉ, लेकिन पर्सनल लॉ ढोल रहे। हम कह रहे हैं देश में संविधान है, संविधान का मतलब होता है समान विधान, लेकिन देश में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान। और इतनी बेनिफिशियल चीज है, मैं आपको अर्पिता जी 1 मिनट के अंदर बताता हूं। कॉमन सिविल कोड आने से बाल विवाह बंद होगा, सबको स्वागत करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आने से बहुविवाह 4 शादी वाला सिस्टम खत्म होगा, सबको स्वागत करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड होने से
एज ऑफ मैरिज, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? कॉमन सिविल कोड आने से ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, सबका तलाक लेने का तरीका एक हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? सबको स्वागत करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आने से गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, ये तो स्वागत ही योग्य कदम है। कॉमन सिविल कोड आने से गोद लेने का अधिकार, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, ये तो स्वागत करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आने से प्रॉपर्टी का राइट, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को एक समान मिल जाएगा, तो स्वागत करना चाहिए। अभी आज की डेट में क्या हो रहा है, हमारे देश में मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं, 4 बेटी अगर एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, ईसाई से करे, जब तक वो मेरे घर में है चारों के सिविल राइट, ह्यूमन राइट बराबर है, चारों के सारे राइट बराबर है। लेकिन अगर वो जैसे शादी कर लिया एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक पारसी, एक ईसाई से, चारों के सिविल राइट बदल जाते हैं, चारों के प्रॉपर्टी राइट बदल जाते हैं, चारों के ह्यूमन राइट बदल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं ये स्वागत योग्य कदम है जो एक कमेटी बनाई गई है, आगे चलना चाहिए। वैसे मैंने ऑलरेडी ये सारे विषयों पे सुप्रीम कोर्ट मेरी पीआईएल भी चल रही है। अच्छा, जरा अश्विनी जी एक चीज चलते चलते जल्दी से मुझे स्पष्ट और कीजिए, अगर राज्य ऐसा कुछ बना भी देता है तो क्या उसकी वैधता को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो चुनौती भी तो दी जा सकती है? नहीं, चुनौती तो देखिए, चुनौती पीआईएल फाइल तो आदमी किसी विषय पे कर सकता है। सीए के खिलाफ 250 पीआईएल फाइल हो गई है, लोग पीआईएल फाइल कर देते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि इसको सुप्रीम कोर्ट इसलिए एंटरटेन नहीं करेगा कि 9 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, 9 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भैया कॉमन सिविल कोड ले आओ, कॉमन सिविल कोड ले आओ, ये पर्सनल लॉ से बहुत समस्या हो रही है, पर्सनल लॉ से मुकदमों को निपटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई दिक्कत ये होती है कि अगर महिला हिंदू है और पुरुष मुस्लिम या पुरुष इसका वाइस वर्सा है, अब वो दोनों अगर आ गए कोर्ट में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, उन मुकदमों को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में चूंकि सारी चीजें कॉमन है और समता समानता की बात तो सब लोग करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जो लोग समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन तो डिपेंड करेगा राज्यों पे ना, कौन सा राज्य इसको बनाना चाह रहा है, नहीं बनाना चाह रहा है। मान लीजिए कल को ये ड्राफ्ट की ये कमेटी की बात हुई, मान लीजिए इस पर बीजेपी आगे भी बढ़ जाए, कांग्रेस नहीं आगे बढ़ रही अपने राज्यों में, तो कैसे समानता आएगी सर? नहीं, अल्टीमेटली देखिए, ये राज्यों से शुरू होकर पहुंचेगा तो संसद तक, केंद्र तक पहुंचेगा। अल्टीमेटली जब हम इस देश में चाहते हैं कि देश को सबको बराबर अधिकार मिले, तो स्वाभाविक सी बात है इसको केंद्र तो लाना पड़ेगा। हाँ। और एक बात मैं जरूर अर्पिता जी कहना चाहूंगा, कॉमन सिविल कोड से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, वो लगभग महिला पुरुष को बराबर मानता है, कोई भेदभाव नहीं करता। तो कॉमन सिविल कोड का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, जिनकी शादी की उम्र कम है, जिनको गुजारा भत्ता मिलता ही नहीं है, जिनका तलाक आज भी कुरियर के जरिए, पोस्ट के जरिए, चिट्ठी के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आज भी हो रहा है। काम उनको जो है बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, उनको जो है भरण पोषण का अधिकार नहीं है, उनको विरासत का अधिकार नहीं है, उनको वसीयत का अधिकार नहीं है। ठीक समझ आ गया सर। अब्दुल मनन जी, क्यों महिलाओं के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है? आप लोग तो मुस्लिम नेता बनते हैं, मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं, तो क्या पुरुषों के ही हित की बात है? महिलाओं के हितों में आप खड़े नहीं होना चाहते? महिलाओं के हित में तो बीजेपी नहीं खड़ी होना चाहती, क्योंकि ट्राइबल्स में बहुपति विवाह है, द्रौपदी सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है शादी का। एक औरत पहाड़ों में, नॉर्थ ईस्ट में और हरियाणा में 5 मर्दों से शादी करती है। सर, तो क्या आप ये बताइए ना, आप रिप्रेजेंट किसको करते हैं? मुस्लिमों को करते हैं या ट्राइबल्स को कर रहे हैं? अभी तो फिर मैं उसी के इर्द गिर्द सवाल पूछूं, मैं मुस्लिमों पे पूछ रहा हूं, आप ट्राइबल पे जवाब दे रहे हैं। जरा पहले मुझे ये बताइए ना, अगर और मुझे जरा ये भी बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपकी कौन सी ऐसी धार्मिक मान्यता है जिस पर फर्क पड़ेगा? सर, ऐसा है कि पहली बात तो अपना सेंटेंस वापस लीजिए, मैं सिर्फ मुस्लिमों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए वापस ले लिया। तो अब चलिए मैं ठीक है, अब पूरे देश की तरफ से ये मैं पूछ रही हूँ आपसे कि कौन सी ऐसी कौन सी बौद्ध, सिख, पारसी, हिंदू, मुस्लिम, सर कौन सी ऐसी धार्मिक मान्यताएं है जिसपे फर्क पड़ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से? आप जरा बताइए ना मुझे। भाई 2 कानून होते हैं, एक तो क्रिमिनल लॉ है जो सबके लिए बराबर है, और दूसरे सिविल लॉ है जो सबके लिए थोड़ा अलग अलग है, सबके खान पान, कल्चर, शादी विवाह अलग अलग तरीके से होते हैं। अब मान लिया नॉर्थ ईस्ट का आदमी कुत्ता खाता है तो सब कुत्ता खाएंगे क्या? और अगर जो है गोवा में जो है बीफ अलाउ की है बीजेपी की सरकार और वहां गौकशी पे पाबंदी नहीं है, तो क्या पूरे देश में पाबंदी लगाएगी? क्योंकि गोवा में तो इन्हीं की सरकार है।
और दूसरी बात है, कहाँ बात है सर, ये मुझे सर समझाइए ना। कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से खाने पीने की कहाँ से बात आ गई सर? इसमें तो भाई विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा, इन पर बनेगा ना सर। इसमें आप क्या खाइए, आप क्या पहनिए, आप किस तरीके से आराधना कीजिए, किस तरीके से आप पूजा कीजिए, इस पर तो कुछ नहीं बन रहा। शादी विवाह सब कुछ डिस्कस होता है ना उसमें। अब जैसे नायर्स हैं दक्षिण भारत के, तो अपने सभी भांजी से थोड़ा सर, एक सेकंड बड़े आराम से समझना चाह रहे हैं। सर एक सेकंड ना, इसमें खाना पीना कहाँ सर, इसमें खाना पीना कहाँ से आ गया कि कौन क्या खा रहा है? क्या कॉमन सिविल कोड से ये तय होगा कि आप दाल चावल खाइए या आप मीट खाइए, ये तय होगा क्या सर? आपका कॉन्सेप्ट क्या यही है क्या? अगर मेरी बात सुनो आप, अगर ये बताइए कि भाजपा का मुद्दा है कि देश में गौकशी नहीं होना चाहिए, तो क्या गोवा में गौकशी करने वाला अरे सर, दिया जाएगा? सवाल आप सीधा, अरे किया जाएगा? अब्दुल जी सुनिए, तो ये कोई सवाल ही नहीं है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आप मतलब तय करके आए हैं क्या कि मैं कुछ भी पूछूंगी, जो आपका मन है वो आप जवाब देंगे? अगर ऐसा है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। कॉमन सिविल कोड पूरे भारत पे एक साथ लगेगा कि हर स्टेट में अलग अलग? राज्य के हिसाब से, अभी तो राज्य तय कर रही है ना। क्यों राजवार लगेगा? पूरे देश में लगाओ जो कानून लगाना है, राजवार क्यों लगेगा? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो, सर आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। सर आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप तो इतनी नाराजगी में बैठे हैं जैसे आज ही लागू हो जा रहा है। तो मैं अब्दुल मन्नान, थोड़ी नाराजगी कम कीजिए सर, तो समझ पाएंगे थोड़ा। सुधांशु जी एक मिनट, मैं एक करके लगाएंगे तो आप तैयार है ना सुधांशु? अब्दुल जी नहीं, ये मैं सुन पाई। आप एक सेकंड सुधांशु जी शायद ये कह गए कि एक राज्य में लगाइए, तैयार है तो लगा तो रहे हैं। गुजरात में कमेटी बना तो रहे हैं, उसमें फिर तो आप इसका स्वागत कर रहे हैं ना। सारे देश में एक साथ लगाइए, एक सारे देश में एक साथ लगाइए ना सुधांशु जी। लीजिए देखिए, सपोर्ट कर रहे हैं वो, सारे देश में लगाइए वो बोल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, सही बात। एक सेकंड, ठीक। लेकिन अब्दुल जी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें महिलाओं के हक की बातें हैं बहुत सारी, खान पीन के बाद में नहीं है, जिसको आप डाइवर्ट कर रहे हैं और पूरी जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो मत कीजिए। सुधांशु जी पहले तो क्या महिलाओं से एक महिला से 5 मर्द शादी करेंगे? अरे रुकिए, आप मुस्लिम उसमें बोल नहीं रहे हैं जहां पर इतनी शादियां हैं। अब्दुल जी एक सेकंड, अपनी बारी में प्लीज सर, अपनी बारी में। सुधांशु जी देखिए, अब्दुल मन्नान जी का देखिए एक विचित्र यहां पर प्रस्तुतिकरण। आपसे कह रहे हैं तेवर में कि अपना सेंटेंस वापस लीजिए। मैं सबको रिप्रेजेंट करता हूं और पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। अरे पार्टी का नाम बदलो भाई, पार्टी तो कहेंगे मजलिस है मुसलमानों की, और जी मैं रिप्रेजेंट सबकी बात कर रहा हूं मुसलमान छोड़ के। और मैं कहना चाहता हूं यहां किसी को प्रॉब्लम नहीं है। गोवा में लागू है जहां क्रिश्चियंस हैं हाईली संख्या में। न क्रिश्चियन को प्रॉब्लम है, न बौद्ध को प्रॉब्लम है, न सिख को प्रॉब्लम है, न यहूदी को प्रॉब्लम है, न पारसी को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जानते हैं किसको है? सन 47 में रियासतें चली गई थी राज्य महाराजाओं की, मगर उनका जो विशेषाधिकार वीटो था प्रिवी पर 69 में गया। मगर जो ये कहते हैं कि 800 साल हमने देश पे हुकूमत की, जो बादशाह थे, जो नवाब थे, जो सुल्तान थे, उनको अपना वीटो चाहिए था यथावत। तो उनको जलवाए जलाल का वीटो चाहिए था और वो हटता जा रहा है, इसलिए वो मलाल हो रहा है। अब मैं एक टेक्निकल बात कहूं, यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहते हैं तो 1970 में आया, उससे पहले तो सब लोग एक साथ ही चल रहे थे। चलिए, अगर आप हैं तो मुसलमान का मतलब क्या होता? मुसल ईमान, जो अपने ईमान का पक्का हो। तो अभी आपने बोला जी क्रिमिनल में तो हमें मंजूर है कॉमन, मगर सिविल में नहीं। क्यों जी? पूरे ईमान का रहिए, कहिए कि चोरी करते पकड़ा जाए तो हाथ कटेगा। 2 चोर होंगे, एक हिंदू एक मुसलमान, तो हिंदू 6 महीने की सजा काट के आएगा, मुसलमान जो है वो हाथ कटवाएगा। क्यों नहीं कटवाते भाई? कहो शराब पीते पकड़े जाएंगे, 100 कोड़े पड़ेंगे ना जी। मुझे उसमें तो नहीं चाहिए, हमें आधा वाला चाहिए, हमें सिविल में चाहिए। चलिए सिविल का मैटर मान लेते हैं। तो सिविल का मुद्दा है कि इस्लाम के हिसाब से बैंकों से ब्याज लेना कुफ्र है, तो ऑटोमेटिक जो ब्याज आता है बैंक सिस्टम से वापस कर दीजिए। नहीं वो भी मुझे चाहिए, तो मुझे आधा भी नहीं, ईमान में से एक टुकड़ा चाहिए, वरना पूरा ईमान की बात करिए ना भाई। या आधे पर्दे छोटे ऊंचे, ये क्या ईमान की बात करते हैं? सिविल चाहिए तो कहिए आज से, मैं घोषणा करता हूं कोई मुस्लिम जो है वो ब्याज नहीं लेगा बैंक से। नहीं, वो तो चाहिए, और क्रिमिनल में नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं वास्तविकता यहां पर समस्या ये नहीं है। वास्तविकता सिर्फ एक लाइन में कह दूं, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, 2014 से पहले भारत एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। इस देश के टुकड़े हुए, पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बने, भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं, एक सेकुलर देश बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में अगर मतभेद हो जाए तो संसद सर्वोच्च न्यायालय को कुचल कर शरिया को उसके ऊपर कर दे, मैं माफी मांग लूंगा।
एक सेकुलर देश बताइएगा जहां तलाक बिद्दत, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और सरकारी खजाने से मौलवियों को तनख्वाह दी जाती थी। यानी सुधांशु जी, जब अटल जी की सरकार थी या जब आप लोग गठबंधन में सरकार थे, तब भी आप मानते हैं कि आंशिक मुस्लिम देश ही था भारत? हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं। हमारी क्योंकि संविधान के शरिया के हिस्से संविधान के पार्ट थे। जो जो हमारे पास शक्ति आई हमने हटाने का प्रयास किया। आज महरम नहीं है, आज ट्रिपल तलाक नहीं है, आज हज सब्सिडी नहीं है, आज तलाक अन्यथा। मैं अपने विद्वान प्रवक्ताओं से पूछ रहा हूं, मुझे एक गैर मुस्लिम देश बता दे जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो तो मैं माफी लेकिन सुधांशु जी, आपकी पार्टी के लिए तो कहते हैं कि बहुत हद तक हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाती है। जब ये समान नागरिक कानून यानी ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप इससे ला रहे हैं, तो सीधे तौर पर इसमें हिंदुओं को तो कोई फायदा है नहीं, तो इसके लाने का क्या फायदा आपको होगा चुनावों में? आप इसको कैसे देखते हैं? अर्पिता जी, जो आपने बोला इसमें हमारी बात का उत्तर निहित है। इसमें कॉमन सिविल कोड तो हिंदुत्व का एजेंडा है और शरिया संविधान का हिस्सा बना रहे, यह सेकुलर हिस्सा है। गजब का नैरेटिव है ना ये। यही नैरेटिव तो 50 साल से चला कि मतलब उन मजहबी मामलों को मुस्लिम मामलों में कोर्ट से ऊपर रख दिया जाए, यह तो सेकुलरिज्म है। और अगर हम कहें सबका एक समान होना चाहिए तो सांप्रदायिकता है। इस नजरिए को बदलने की जरूरत है, तो हमें दिखाई पड़ेगा कि नजारे में नहीं सर, इसमें ऐसा है कि अब हिंदुओं को तो कोई फायदा है नहीं, नुकसान तो मुस्लिमों, पारसियों उनको होना है, तो क्या आप उनको टारगेट कर रही है बीजेपी? नहीं, आप कह रहे नुकसान होना है। नहीं, मतलब उनके हिसाब से, क्योंकि वो कहते हैं वो तो अच्छा मानते हैं कि हमें इतनी शादियों का अधिकार है, वो उसको आप टारगेट कर रहे हैं क्या मुस्लिमों को? उनका मानना ये है, विपक्ष बार बार ये कहता है कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या ये एक तरीका है टारगेट करने का? तो हम ये कहते हैं, अब मैं ये कहता हूं, चलिए ना हमारी नहीं इनकी, आम जनता से पूछिए जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, 4 बीबी करने का अधिकार या अच्छा अधिकार है? तलाक देने का एक तरफा अधिकार, सिर्फ पुरुष तलाक दे सकता है तलाक की बिद्दत में, महिला नहीं दे सकती। तलाक देने के बाद मुआवजा भी नहीं देना है, ये अच्छा अधिकार है। और एक और टेक्निकल एंगल है, इस देश में धर्म परिवर्तन का कानून है, यानी या तो धर्मांतरण का कानून बंद कर दो, अन्यथा क्या होता है, जैसा अभी अश्विनी जी कह रहे थे, किसी को लगा कि प्रॉब्लम है तो मजहब बदल लो, एक सर्टिफिकेट देके। कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि उन्हें मल्टीपल शादी करनी थी, तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया, कहा मुस्लिम हो गए तो मैं 4 बीबी रख सकता हूं। तो या तो अलग अलग कोड न रखो, और कोड रखो तो धर्मांतरण न रखो। ये हर प्रकार की विद्वताएं सिर्फ भारत में ही है। ठीक है, ये सेकुलर भी है, ठीक है, मगर शरिया भी है, ठीक है, और इसमें धर्मांतरण भी है और स्पेशल क्लाउड। ठीक है अश्विनी जी, जल्दी से आप भी ऐड कर दीजिए। अकील खान फिर आ रही हूं जल्दी से, सर 30 सेकेंड प्लीज। अश्विनी जी, देखिए पहली बात तो मेरा ये मानना है कि भारत में रहने वाले सभी लोग 80% यहाँ हिंदू हैं और 20% मतांतरित हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं। मैं नहीं मानता कि यहाँ पे कोई अरब से आया है, कोई अफगानिस्तान, कोई पाकिस्तान से आया या कहीं बाहर से मंगोलिया से आया है। सब यहीं के लोग हैं, कोई 300 साल पहले, कोई 400 साल पहले। तो ये जो कॉमन सिविल कोड है, ये पूरी तरीके से जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का इशू है। कॉमन सिविल कोड से जो अधिकार हिंदू बेटियों को मिला हुआ है, वो सारे अधिकार मुस्लिम बेटियों को मिल लेगा। और मैं एक बात गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, मेरी जितनी भी पीआईएल है, जैसे मैं बात कर, मैंने शादी विवाह की उम्र समान हो, मेरी एक पीआईएल है, बाकी 4 हमारी मुस्लिम बहनें आई हैं मेरे पीआईएल के समर्थन में। तलाक लेने का तरीका सबका एक हो, मेरी एक पीआईएल है, बाकी 9 मुस्लिम बहनें आई हुई हैं। तो मेरे जो जितनी भी पीआईएल चल रही है, किसी में 8 बहन आई है, कोई 9 बहन आई है, सारी मुस्लिम बहनें ही आई हुई हैं मेरे साथ में, जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती हैं। अभी लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर इसी मंडे को लगा हुआ है। इसके अलावा तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी हो अगले हफ्ते लगा हुआ है। तो सुनवाई जो चल रही है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल मैं इकलौता खड़ा हूं, वास्तव में बड़ी संख्या में पूरे देश में, कर्नाटक से, गाजियाबाद से, गाजियाबाद के बेनजीर ही ना है, कर्नाटक से आई हुई है, इसी तरीके मुंबई से आई हुई है, नाजरीन निसा आई हुई, पूरे देश भर की मुस्लिम बहनें। और अब तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हलाला का समर्थन करता है, मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे समर्थन में आ चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2 है, पुरुषों का अलग है, महिलाओं का अलग है। महिलाओं वाला जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो हमारे समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। ठीक है अकील खान, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक शुरुआती सवाल उस समय आप थे नहीं, शुरुआती सवाल यही था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का रुख क्या है?
देखिए, आर्टिकल 44 बताता है आरती जी कि देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन उसमें जो है ईमानदारी के साथ सबको साथ लेकर के, जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इससे कंसर्न है, उनके साथ बैठ करके कमिटी बना करके और उन सबके व्यूज लेकर के एक कॉमन एक एजेंडा लेकर के उसको पूरे देश के सामने रख करके फिर उसको किया जाए। तो वो पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये करना, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट है और जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहीं काम शुरू कर देती है। अभी मुझे बताइए, उत्तराखंड में इन्होंने ये कॉमन सिविल कोड के लिए सब कुछ किया था, कमेटी बनाई, कहां है वो कॉमन सिविल कोड, कहां आगे कमेटी कुछ फॉर्म किए, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 5-5 बीवियों का प्रोविजन है, लड़कियां एक लड़की 5-5 पति भी रख रही है, वहां पर कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरह का, कोई लॉ नहीं वहां एनफोर्स होता है। दूसरी बात यह है कि ये इनके पास एमपी है, मध्य प्रदेश है और दूसरी स्टेट है जहां पर बीजेपी शासन में है, वहां पे इन्होंने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? अगर इन्हें इतना ही मतलब देश के गलत बात है, लेकिन आप तो करेंगे ना पंजाब में। समरूपता सुन लीजिए आप, सुन लीजिए प्लीज, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इनकी सारी बात का मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था सबको, और मैं अभी आपको देना चाह रहा हूं जवाब, तो प्लीज गिव मी सम टाइम। जी जी देखिए, और ये जो है इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि वो कंटिन्यूटी फिर डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये जो है देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, इनको अभी एकदम से क्या सूझा, उसका कारण सबको पता है कि मतलब बिल्कुल बुरी तरह फेल हो रहे हैं। ये गुजरात इलेक्शन की वजह से ही ये सब कुछ कर रहे हैं। ये इतने नैरो माइंडेड पार्टी है, इसे मैं बोलूंगा बेईमान झूठी पार्टी। अच्छा। अभी इसका जो है ना, भारतीय झूठी पार्टी से बेईमान झूठी पार्टी हो गई है। क्यों? क्योंकि इनके ईमानदारी ही नहीं है। अब ईमानदारी नहीं है तो ये किसी भी देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने आपको पूरा मौका दिया, जरा एक काउंटर सवाल भी होते हैं ना सर, वो 2 सवाल पूछने की इजाजत तो दे दीजिए ना। नहीं, आपने टाइम नहीं दिया मुझे, प्लीज मेरे को एक कंप्लीट करने दीजिए। सर 2 काउंटर सवाल आप ही को बोलना है, कोई पड़ोसी नहीं बोलेगा। सर सुनिए ना, 1 मिनट। आप ये कह रहे हैं सर, 1 सेकंड अखिल जी सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। काउंटर सर, ये रैली थोड़ी चल रही है, कोई भाषण भी नहीं चल रहा है। 10 सेकंड और मुझे प्लीज। 10 सेकंड में खत्म कीजिए, काउंटर सवाल भी नहीं लेने दे रहे आप। अरे सुन लीजिए, अब आप 10 सेकंड खराब कर देंगे। आप ये बताइए मुझे, देश के अंदर जो ओरिजिनल है, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, द्राविडियन यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेट थे, बाकी सारे बाहर से आए हुए हैं। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें कोई मतलब किसी तरह डाउट ही नहीं किसी को। वो बाहर से सनातन धर्म के लोग आए हैं, इधर सारे हर तरह के लोग आए हैं, और उन्होंने आकर के यहाँ पे हमारे देश की सभ्यता को इन्फ्लुएंस किया। और मैं कहना चाहूंगा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुए हैं हमारे देश के अंदर। वो जो हमारा देश इतना विकसित हुआ है, और जो हमारा सबके साथ में भाईचारा हो गया, मतलब पूरी दुनिया में यूनिक है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा कंट्री है या मेरा राष्ट्र है, बराबर है। अब 2 काउंटर सवाल लीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब आप ये कंप्लेन नहीं करेंगे। मेरे 2 काउंटर सवाल लीजिए आप। क्या पंजाब में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? पहला सवाल सर। और दूसरा सवाल मेरा ये कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में बुरी तरह हारने वाली थी, इसलिए तुरुप का इक्का बीजेपी ने चला है। क्या इस तुरुप अरे सर सुनिए तो, क्या ये तुरुप का इक्का बीजेपी के लिए गुजरात में कुछ चमत्कार करेगा क्या? देखिए, कुछ नहीं होना है, क्योंकि गुजरात की जनता समझदार है ऑलरेडी, और वो शो कर रही है अरविंद जी को सपोर्ट दे करके, और यही वजह है कि ये बुरी तरह घबरा गए हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, इतने में आंसर आ गया, इतने में उत्तर पता चल गया। सर अब दूसरा सवाल, पंजाब में आप लाएंगे क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? पंजाब में आप लाएंगे क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? अरे सुनिए, आइसोलेशन में नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। ये देश जो है ना, पंजाब में लाएंगे क्या? सर अभी आपकी जिम्मेदारी स्टेट में है, आप वहां की तो बात कर सकते हैं। जैसे इन्होंने भाई गुजरात में ये अपना तुरुप का इक्का निकाला, पंजाब के लिए निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? आप भी चुनावों का इंतजार करेंगे। आर्टिकल 44 बताया मैंने आपको। आर्टिकल 44 के अंदर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आप पूरे देश के सब लोगों को इकट्ठा करके बैठे कमेटी बनाइए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल भी बेईमान है। चलिए समझ गए। सुधांशु जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अखिल जी बस सर 1 सेकंड सर, मुझे अब आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा सर। चर्चा करने का एक तरीका होता है ना सर, ऐसा नहीं है कि भाषण आप एक बार शुरू करते हैं और सर देते ही रहिए सर, ऐसे नहीं होता है ना सर, ऐसे नहीं होता सर।
नहीं होता ऐसे। अकील जी एक सेकेंड, नहीं आप रुक जाइए, आप बोल दिया आपने, बहुत बोल दिया, अब एक सेकेंड सुनने की भी थोड़ी क्षमता पैदा कीजिए, उसको भी रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने, सुधांशु जी, कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि अभी तक कोई ठोस प्रयास उसके लिए नहीं किए गए, केंद्र की तरफ से भी कुछ ऐसा किया नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में आपने कमेटी, जो मेरा पहले भी सवाल था, गुजरात में भी आप कमेटी ले आए, लार्जर पिक्चर क्या है सर? भाई मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, लार्जर पिक्चर हमारी तो 3 पीढ़ियों से एक है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और एक और टेक्निकल बात पहले मैं जवाब दूं, फिर आकिल खान साहब जो भी आए बाएं बोले हैं मैं उसका भी जवाब दूंगा। पहली बात ये, इस कॉमन सिविल कोड जो आया, या जो हिंदू में, अरे सबसे सफर तो हिंदुओं ने किया। जो सीमैटिक रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उसमें तलाक का प्रावधान तो है। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहां मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैरिज एक संस्कार है, जो ये कहा जाता है जीवन भर के लिए नहीं है, 7 जन्मों के लिए है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है कि लड़की की डोली आती है और अर्थी जाती है। मैं चुनौती से कहता हूं, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में तलाक का कोई प्रकरण दिखा दें। हमारे यहां सावित्री सत्यवान की कहानी रहती है। इसलिए मगर हमने आधुनिक परिवेश में, बदलती परिस्थिति में बेसिक सिद्धांत से कंप्रोमाइज किया और यह कह रहे हैं कि तलाक ऐसा या तलाक वैसा पे हमारी धार्मिक भावना हर्ट होती है। हमने तो कहा भाई तलाक था ही नहीं हमारे यहां, इसके बावजूद हमने एक्सेप्ट किया। मगर अब मैं कहना चाहता हूं, अकील खान साहब जो बोल रहे थे, झूठी पार्टी जाने क्या क्या बोल रहे थे, जनाब वो टोपी कहां गई? मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी जनता को पहना दी। अपनी पार्टी के अंदर एक लोकपाल अपॉइंट किया था, एक मेरा रामदास, उसको फेंक दिया। अरे बाहर का तो लोकपाल छोड़िए, अपनी पार्टी के अंदर का छोड़ दिया। और याद करिए, सारी संसद चोर है। अब आ गए संसद में, बच्चों के सर की कसम खाता हूं कि कभी किसी बीजेपी या कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, समर्थन लेके सरकार बना ली। तो झूठी पार्टी कौन है? ये सब शब्दों का प्रयोग। ठीक है, लेकिन सुधांशु जी जरा मुझे ये बता दीजिए ना, उत्तराखंड चुनाव से पहले कमेटी बनी थी ना सर? मुझे इतना देर इन्होंने भाषण दिया, अब मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। ले दीजिए ना सर, इतनी देर इन्होंने अनइंटरप्टेड भाषण दिया सर। अब उनको मैंने इंटरप्ट किया सर, उनसे सवाल पहली बार देखिए, भाषण देंगे, उसके बाद आप 2 वाक्य के बाद कहेंगे काउंटर सवाल। आप सवाल ले लीजिए मेरा, ये आप पूछ चुकी है उत्तराखंड वाला, लेकिन आपने इसमें जवाब तो नहीं दिया ना। ये तो आप सवाल पूछ चुकी है। एक सर शांति सर, आप क्यों नाराज हो गए? अकील खान का तो समझ में आता है, मैं दे रहा हूं। अब आप तो काउंटर सवाल नहीं है। सुधांशु जी एक सेकंड सर, समय नहीं बर्बाद करते, एक सेकंड सर, सवाल मैं एक बार दोहरा दूं बस मेरा सवाल, क्योंकि आपने उस पर जवाब नहीं दिया सर, इसलिए मैंने एक बार फिर से आपसे पूछा। ये आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, अब जवाब देना ना देना आपके ऊपर है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले जो कमेटी बनी सर, उसमें अब तक क्या हुआ है जरा ये बता दीजिए। इससे क्या होगा? इससे समझ आएगा कि आप गुजरात के लिए जो कमेटी बना रहे हैं उसमें आगे चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद, अगर जीत जाते हैं आप, तो आगे क्या करेंगे, वो एक क्लियर हो जाएगी तस्वीर। हाँ, मैं बता रहा हूं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जो कमेटी बनती है, इसका जवाब उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड विधानसभा का कोई व्यक्ति दे सकता है। अब मिला आपको उत्तर। अब मैं आगे इनका जवाब दूं जो इन्होंने भाषण दिया था, या इनका भाषण ओके है? अब मैं चुप हो जाऊं? नहीं सर, आपके उत्तर से भी मुझे समझ आ गया। अब आप अगर उसमें कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, चलिए। हाँ, नहीं मैं काउंटर नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, पुनः ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का इशू है। जो पार्टियां, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, मैं तो मकान नहीं लूंगा, मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा, वो वैगन आर होती थी। अब पंजाब का सीएम 42 गाड़ियों के लश्कर जर्रार में चलता है, 42 गाड़ियों का। 30 गाड़ियों में बादल साहब और कैप्टन साहब चलते थे, 42 में आपके चलते हैं। इसीलिए मान्यवर, जब शब्दों का प्रयोग करिए तो आज की जनता बहुत प्रबुद्ध है, उसे सब दिखाई पड़ता है। हाँ, जहां तक कॉमन सिविल कोड की बात है, और आप पता नहीं क्या आए बोलने लगते हैं, बाहर से आए थे, ये आए थे। अरे जो बाहर से आया, आप अपने को मानते होंगे बाहर से आया हुआ। ये पूरा देश है, कौन सा हिस्टोरिकल फैक्ट है, नाम बताइए। अर्जी फर्जी कुछ भी बोलने लगते, विदेशियों की दी हुई थ्योरी को, विदेशी मानसिकता की बात, ये सब विषय यहां पे नहीं था। यहां विषय ये है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड हमारा 71 साल से एजेंडा है। आप एक भी हमारा मैनिफेस्टो नहीं दिखा सकते जिसमें हमने इसका उल्लेख न किया हो। और हमारे जितने एजेंडा थे, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, 35A, श्री राम जन्मभूमि, हम क्रमशः जो जो हमें शक्ति जनता ने दी, हम उस दिशा में आगे बढ़कर हमने विश्वसनीयता बढ़ाई है। आपकी तरह नहीं कि रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, और मतलब के ये रसियां हैं, इन पे कोई क्या बोले। ठीक है, अखिल जी।
देखिए मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, मैंने अभी क्वेश्चन किया था, इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया है। इनके पास मध्य प्रदेश और दूसरे जो स्टेट है इनमें सब में बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर दिया? सर मेरा मैं आप फिर रोक रही हूँ माफी के साथ, अभी आप भड़क जाएंगे फिर इस बात पर। लेकिन अखिल जी, जब मैंने पंजाब को लेकर आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि इसको आप टुकड़ों में मत बांटिए, राज्यों के हिसाब से मत देखिए, केंद्र के हिसाब से देखिए। अब आप राज्य की ही बात उठा रहे हैं फिर से। आर्टिकल 44 है। नहीं तो फिर राज्य की बात मत कीजिए ना, अभी बात रखिए सर। मतलब आपके पंजाब पे सवाल पूछ दो तो आपको लगता है कि ये मध्य प्रदेश में नहीं कर रहे, इधर नहीं कर रहे। आप भी केंद्र के लिए हिसाब से बात कीजिए ना। कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं मैडम, कौन सा लॉजिक? अरे आपके कहे लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो लॉजिक नहीं लग रहा है आपको तो उसमें फिर गलती आपकी हो गई। इनके पास पावर है ना। ठीक है सर, राज्य के हिसाब से आगे बताइए सर। ठीक है, हमने तो कहा नहीं है कि मतलब आप यूनिफॉर्म लाओ, हमने तो बोला नहीं है ना। इन्होंने स्टार्ट किया है ना गुजरात इलेक्शन में हार देख करके, इन्होंने किया है ना। जब ये इतना ज्यादा कंसर्न है देश की यूनिटी के लिए, तो अभी तक क्या कर रहे थे 8 साल से? 8 साल से क्या किया इन्होंने गुजरात इलेक्शन जब आया, जब इन्होंने देखने लगा कि ये तो सब गए हम काम से और अभी 2024 भी जाएगा, तो ये इनको परेशानी होने लगी। ये इनका रिकॉर्ड रहा है मैडम हमेशा का, कि जब भी इलेक्शन में इनको लगता है कुछ गड़बड़, या तो ईवीएम में कुछ घोटाले करना शुरू कर देंगे या कुछ और चीजें करने शुरू करेंगे और ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे। ये आपको सबको ये जो है ना जिम्मेदारी है पूरे मीडिया की, फोर्थ पिलर हो आप लोग। इसको जो लॉजिकली देख करके, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहां है वो भी नहीं समझ में आ रहा, उसको लेकर के आप किए ना इनका पूरा इंक्वायरी, और इंक्वायरी करके देश को बताइए कि क्या सच है क्या झूठ है और किस तरह का इनका इंटेंशन है। देखिए नियत बहुत बड़ी चीज होती है, अगर बुरी नियत है ना तो सब बेकार है। आप कितने भी आप 4 घंटे सो या 8 घंटे सो, आप कितने भी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट हो, आप कितने भी काम करो, आपका सारा बेकार रहेगा अगर आप बेईमान हैं दिल से और आपकी नियत खराब है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है देश के अंदर, अगर आप शासन करना चाहते हैं सही तरीके से। अखिल जी, आपने ईवीएम पर सवाल उठा दिया, आपने पत्रकारिता पर सवाल उठा दिया। ईवीएम पे मेरा आपसे ये सवाल है सर, सुनिए सवाल तो सुनिए भाई, सवाल तो सुनिए। 90% की मेजोरिटी मिली वो ईवीएम पे सवाल उठा रही। सुधांशु जी, यही सवाल मैं आपसे यही सवाल कह रही हूँ कि जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम एकदम ठीक ढंग से काम करता है। लोकसभा इलेक्शन में करते हैं काम, गुजरात चुनाव में क्या लग रहा है सर? अगर हार गए तो ईवीएम की गलती होगी या केजरीवाल की होगी? इलेक्शन ये मैडम लोकसभा में कर सकते हैं, स्टेट में जो होती है गवर्नमेंट ये नहीं कर पाते। ये इन्होंने घोटाले किए हैं। 25 लोकसभा सीट पे इन्होंने लोकलाइज करने की कोशिश की बताइए, स्टेट में आप ये नहीं कर रहे, लेकिन वेस्ट बंगाल में इन्होंने किया है, ठीक है। ये यूपी में इन्होंने मतलब लोकलाइज करने की कोशिश की है। नहीं यूपी में भी किया है। पत्रकार तो आप बन गए, आपने सारा इन्वेस्टिगेशन करके आप बता रहे हैं सर सबूतों के साथ, क्योंकि हम पत्रकार बिना सबूतों के साथ तो बिना कुछ नहीं बोल पाते। आपके पास सबूत हो तो जरा वो दिखा दीजिएगा, आपको वो सबूत दिखा दीजिएगा कि लोकसभा में कहां ईवीएम से छेड़छाड़ होकर जीत दर्ज की है। सर वो भेज दीजिएगा, सर वो चैनल को भेज दीजिएगा। अखिल जी 1 सेकंड, सुधांशु जी जवाब। फायदा नहीं है। देखिए कभी कभी कहते हैं कि आदमी खप्तुल हवास और बदमाश होकर क्या बकवास करने लगता है। अरे भाई दोनों इलेक्शन चुनाव आयोग ही कराता है मान्यवर। चुनाव आयोग ने बाकायदा जिसे कहते हैं कि हैकाथन आयोजित किया था कि आओ भाई हैक करके दिखाओ। हद होती है, आपको भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत मिला, 70 में 67 सीटें, 70 में 62 सीटें, और अब जो मैं जीत गया तो वो मैं अपने दम पे जीता और हारा तो ये। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा रियलिस्टिक बोलिए। आप अपनी इस डिबेट को अगर पीछे से आके देखेंगे कहां कहां आप विषय पे गए और क्या क्या बोलते चले गए, इसी कारण से क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। लोकसभा की बात कर रहा हूं सर, ईवीएम का। हाँ तो लोकसभा में हम हार गए तो ईवीएम थी, और हम 90% सीटें जीत गए तो मेरी अपनी जीत थी। माधेवर अगर आप ये बताइए क्या बात करेंगे तो मैं फिर कह रहा हूं किसी से पॉलिटिशियंस के लिए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, राजनेताओं के लिए विश्वसनीयता संकट बढ़ता है उसकी। आप काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं जो वोट होते हैं? अरे आप सभी को रोक क्या बात करते हैं? ठीक है चलिए, हर मशीन में डिबेट हो चुकी है सर। जरा मैं इसको फिर से चर्चा पर लाना चाह रही हूँ। अब्दुल मनन साहब जरा मुझे ये बताइए कि लॉ कमीशन ने बाकायदा जो अपनी बात कही उसमें कहा कि सीधे लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं करना चाहिए, ये उनका विचार था। आप क्या कहेंगे इस पर? कौन नहीं करना चाहता? सॉरी मैं सुन नहीं पाया, फिर से जरा बोलिएगा। ठीक है, लॉ कमीशन ने कहा था कि सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से लॉ कमीशन ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर?
हाँ तो सही बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड करने में अगर उन्होंने मना कर दिया तो ठीक ही किया, बहुत सही किया ना सवाल ये ठीक है सर, इस पर जरा ये सवाल का सर एक हिस्सा था, जरा दूसरा भी मैं रख दूं, फिर उसके बाद आप आराम से जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि लॉ कमीशन में सीधे इसको लागू करने से लॉ कमीशन ने मना किया, लेकिन ये जरूर कहा था कि पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत है। ये सही कहा कि नहीं कहा? नहीं, तो सुधार की जरूरत तो हर संस्था में होती है, होना चाहिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं, सुधांशु जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरे बातों का वो जवाब दे रहे थे। वो कह रहे थे आपने ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाया। सुधांशु जी ये बतावें कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमारी पार्टी को रिकॉग्निशन दिया है वो संविधान के तहत दिया है, और भारत के संविधान के तहत हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है। और ये मत भूलना सुधांशु जी कि आपके गुजरात में हमने दलित महिला को टिकट देकर और चुनाव लड़ा रहे हैं, और वो पानी पिला देगा तुम्हारी कैंडिडेट को, महिला पानी पिला देगी। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने हमें, तो आप मुसलमानों का नुमाइंदा बता रहे हो, आप बताओ कि आप लोग कितने कैंडिडेट को गुजरात में टिकट दे रहे हो मुसलमानों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा हिंदू बनना चाहते हैं, उन्होंने इनका गणेश जी का चित्र लगाने को कह दिया है, इसलिए आप एजेंडा ले आए हो। तो आपके एजेंडे में तो भारत के संविधान में संशोधन भी शामिल है, आपके एजेंडे में तो तिरंगे को भगवा बनाने में शामिल है, आपका एजेंडा तो पूरा देश में जो है मनुस्मृति लागू करने का है। तो आपका एजेंडा क्या देश में चलेगा? ये भारत देश संविधान से चलेगा। आप कितने पिता ताकतवर? ठीक है सुधांशु जी। दूसरी बात सुन लीजिए पूरी, सबको आपने मौका दी जी। अश्वनी जी अभी कह रहे थे कि मैं मुसलमान, संविधान तो मानता है, सर 20 सेकंड इनको और ठीक है कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, मुसलमान लेडीज का मुकदमा लड़ रहा हूँ, ये बतावें कि कितनी लेडीज का ये मुकदमा लड़े हैं जिनके शौहर 5 हैं, एक औरत से 5 लोग शादी करते हैं, उनका मुकदमा ये लड़े? क्या ये बहुत बड़े सेक्टर हैं? तो इन्होंने बिल्किस बानो का केस लड़ा जिधर 11 लोगों ने रेप किया है भाजपाइयों ने वहां गुजरात में। तो अश्वनी जी इस पे तो PIL दाखिल नहीं करेंगे, और जब कानून बनाना है तो यूनिफॉर्म सिविल के बिल्किस बानो का मामला इनसे पूछिए। ठीक है अब्दुल जी, ठीक है जल्दी से जवाब ले लेती हूँ सुधांशु जी से पहले, फिर अश्वनी जी आ रही हूँ। सुधांशु जी बस मैं 2 लाइन में जवाब दे देता हूं। देखिए, संविधान में मान्यता आपको बिल्कुल मिलती है। अरे जनाब, इस देश में मुस्लिम लीग को भी मान्यता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मुस्लिम के हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए मैंने बात कही थी। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सदर ओवैसी साहब क्या बोले थे, मतलब मुहतरमे मजलिस, मुहाफिजे इत्तेहादुल मुसलमीन, सरताज सेकुलर सियासत आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं एक दिन हिजाब वाली लड़की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अरे मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, एक अपनी अध्यक्ष तो बना के दिखाओ भी महिला, बताइए कौन है भाई आपकी अध्यक्ष? अध्यक्ष तो बनाएंगे नहीं, और राजनीति करने के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह एक दिन वहां प्रधानमंत्री बनेगी। यही दोहरा चेहरा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस ढंग से जो आप लोग चेहरे बदलते हैं उसी लिए समस्या उत्पन्न होती है। कहते कुछ है, करते कुछ है, और हम वो हैं जो कहते हैं वही करते हैं। जब जैसा मौका मिलता है हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है अश्विनी जी, जल्दी से आपका भी रिस्पॉन्स। देखिए, समान नागरिक संहिता भारत के संविधान की आत्मा है, ये पूरी तरीके से महिलाओं के हित में है। जो लोग समान नागरिक संहिता के बारे में इट्स बट्स कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, वास्तव में वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, वो सेकुलर पाखंडी हैं और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, वास्तव में वो बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं लेकिन बाबा साहब का इंसल्ट कर रहे हैं। अगर संविधान सभा में आप बाबा साहब का जो लास्ट उनकी डिबेट हुई, जिन्होंने कहा है 1948 में कि इस देश में बहुत जरूरी है समान नागरिक संहिता लागू करना, और फिर से मैं बार बार आशय कर रहा हूं, ये समान नागरिक संहिता सबसे जो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा, जो आज वो 2nd क्लास सिटीजन बनी हुई हैं। उनको आज भी चिट्ठी के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए, पता नहीं कैसे कैसे आज भी उनको तलाक भेज दिया जाता है, एक तरफा तलाक दे दिया जाता है। उनको केवल मेहरम की रकम मिलती है 5,000 10,000 रुपए, उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता, उनको गोद लेने का अधिकार नहीं मिला हुआ है, उनको बच्चे के भरण पोषण का अधिकार नहीं मिला है, उनको विरासत का अधिकार नहीं मिला है, मुस्लिम बेटियों को वसीयत का इक्वल राइट नहीं मिला हुआ है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो मुस्लिम बेटियों को होगा। पता नहीं कैसे अपने आप को जो मुस्लिम के सेकुलर कहने वाले लोग हों इसका विरोध कर रहे हैं, उनको तो खुल के इसका
स्वागत करना चाहिए। हिंदू इसका समर्थन कर रहे हैं, या जो अपने आप को हिंदूवादी कह रहे हैं वो समर्थन कर रहे हैं। एक्चुअल में हिंदू बहन बेटियों को इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हिंदू बहन बेटियों को इक्वल राइट पहले मिल चुका है। अर्पिता जी, आपको इक्वल राइट मिला हुआ, आपको जरूरत नहीं है। जरूरत तो हमारी मुस्लिम बेटियों का है, जिसकी लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और जिसकी लड़ाई अभी सरकार ने भी शुरू किया है, कमेटी बनाया। तो मुझे लगता है सबको स्वागत करना चाहिए इसका। तो अब्दुल मनन, अरे भाई, तो मैं कह तो रहा हूँ कि मुस्लिम महिलाओं के लिए इनको कितने दिल में कितना दर्द है। इन्होंने बिल्किस बानो के लिए PIL दाखिल किया, और ये जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़े मामला है, ये हिंदू कुरीतियों के लिए। भैया, जो मेरे पास आएगा उसी का तो करूंगा, जो मेरे पास आएगा उसी का करूंगा। समीना बेगम आई, मैंने किया। बेनजीर आई, मैंने किया। गुलबर्गा सेक्रेटरी आई, मैंने किया। नाजरीन निसा आई, मैंने किया। जो मेरे पास तीन तलाक की पीड़िता आई, मैंने किया। हलाला की पीड़िता आई, मैंने किया। मुताह की पीड़िता आई, मैंने किया। मिस्यार की पीड़िता आई, मैंने किया। तो जो मेरे पास आएगा उसी करूंगा ना। जो मैं घर जाके थोड़ी क्लाइंट ढूंढ के लाऊंगा। जो मेरे पास आता मैं उसी का केस लड़ता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। मैं घर घर जाके वो अपना क्लाइंट नहीं ढूंढता, घर घर जाके मैं लोगों से नहीं मिलता। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट है, वहां गौकशी होती है, उस पर आप इतराज क्यों नहीं करते हैं आप भाजपाई लोग? क्योंकि यहाँ पे ये अरे गौकशी से क्या लेना देना भैया? खाने पीने से क्या लेना देना? क्या बात कर रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन सिविल कोड का खाने पीने से, नमाज पढ़ने से, मंदिर जाने से, तिलक लगाने से, रक्षा पहनने से इससे कोई लेना देना नहीं। कॉमन सिविल कोड में केवल 7-8 चीजें होंगी। बाल विवाह बंद होगा, बहु विवाह बंद होगा, हलाला बंद होगा, मुताह बंद होगा, मिस्यार बंद होगा, दारुल कजा बंद होगी, शरिया कोर्ट बंद होगी, तलाक का तरीका एक हो जाएगा, तलाक का ग्राउंड एक हो जाएगा, विरासत का अधिकार सबको। इसमें बाकी चीजें कहां से आ गई? पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में, केरला में आप गौकशी के लिए अलाउ किए हुए। अरे अब्दुल मनन साहब, जरा ना डिबेट जब खत्म होगी, चर्चा जब खत्म हो जाएगी, तब जरा पढ़िएगा आप इसके बारे में कि क्या क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आएगा। आप गोकशी कहां ले जा रहे हैं मामला? वो है ही नहीं सर। ये आपको शुरुआत से ये चीज बताई जा रही है, आप उसी में टिके हुए हैं। उन्होंने आपको गिनवा दिया, या तो आप तक आवाज नहीं पहुंच रही, या आपने अपने कान हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं सर। भाई, आप जब सिविल कोड का मामला आएगा तो आपके खान पान पे भी बात होगी। क्यों होगी? शादी ब्याह पे खान पान भी कहाँ सर? आपने कहाँ लिखा मिला आपको? कहाँ से पता चला सर आपको? प्रॉपर्टी का शेयरिंग की बात होगी, सारी चीजें आएंगी। नहीं, कहाँ से आएंगी सर? ये किसने बताया? ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई सर आपको? बीजेपी जहाँ फंसती है वहाँ ढाल की तरह आप खड़ी हो जाती हो। नहीं, ये जो दिव्य ज्ञान है सर, ये हिमालय की गोद में मिला, कहाँ मिला आपको? कैसे पता चला सर? खान पान से संबंधित गौकशी का मामला, ये कहाँ से पता चला आपको सर? क्या आप नॉर्थ ईस्ट में कुत्ता खाते हैं लोग, तो सबको कुत्ता खिलवाओगे क्या? फिर आप खाने पे टिके हुए हैं। एक शब्द पूछिए, इनको सबको इक्वल राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस इतना पूछिए इनसे, बताइए जरा सर अब्दुल जी। अरे सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? ये बताओ कि पूरे देश के हर नागरिक का बराबर अधिकार है कि नहीं है? चलिए, तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर यहाँ बात है सभी को समान अधिकार देने को लेकर, लेकिन जहां एक तरफ विपक्ष इसको बीजेपी का चुनावी दांव बता रहा है, वहीं सीधे तौर पर बीजेपी को ये लग रहा है कि ये उनके एजेंडे में बहुत पहले से था।